खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जालंधर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री देंगी और आगे भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जालंधर के बाद जयपुर में रामानंद मिशन द्वारा आयोजित 1008 कुंडिया हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरा हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा एक बदलाव लाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप जगत से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, ये दिन हमारे लोगों, विशेषकर युवाओं के साहस, नवाचार की भावना, उद्यमशीलता के उत्साह का जश्न मनाने का दिन है, जिन्होंने वैश्विक स्टार्टअप जगत में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक के पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान कुछ चुने हुए स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमी यात्रा के अनुभव करेंगे साझा। जीवन स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर उद्योगपति बहुत उत्साहित। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां देश में स्टार्टअप को तेजी से प्रोत्साहित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का करेंगे लोकार्पण। इस मौके पर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर विशेष सजावट की गई। वहीं वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन से यात्रा काफी सुविधाजनक होने वाली है, जिसमें वजह से मुसाफिरों में खासा उत्साह है। बंगाल के मालदा टाउन में भाजपा विधायक रूपा मित्रा चौधरी प्रधानमंत्री के आगामी मालदा आगमन को लेकर उत्साहित। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का आगमन और वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन इस क्षेत्र की तरक्की के लिए एक नई दिशा को दिखाएगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूर्व जादवपुर के अहल्यानगर में बीएलओ अशोक दास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। उनका शव उनके घर के शौचालय से लटका हुआ मिला। भाजपा के स्थानीय तृणमूल पार्षद अनन्या बनर्जी पर कोलकाता नगर निगम के निवासी अशोक दास पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं अपने आरोप के समर्थन में भाजपा ने फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सार्वजनिक किया। इस फोन कॉल में भाजपा की बीएलए मौसमी दास और मृतक की पत्नी के बीच बातचीत है। बीएलए मौसमी दास ने आरोप लगाया कि फोन का ऑडियो क्लिप सामने लाने के कारण उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। मृतक दास के भाई असित दास ने कहा कि उनके भाई की मानसिक शक्ति इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या करें। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में चाकुलिया बीडीओ कार्यालय में हुई भीषण आगजनी और तोड़फोड़ के बाद चुनाव अधिकारियों में भारी दहशत का माहौल। दिनाजपुर में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने खुद सामने आकर चुनावी अधिकारियों को सुरक्षा का पुख्ता भरोसा दिलाया। ईसी ने मामले में गृह सचिव और डीजी से रिपोर्ट तलब की है। तृणमूल विधायक मोनिरुल इस्लाम की कथित मौजूदगी में हिंसा के बावजूद एफआईआर में उनका नाम न होने पर उठ रहे हैं सवाल। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विपक्ष की गहरी साजिश करार दिया। बैनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में हार के डर से विपक्षी दल सुनियोजित तरीके से अशांति और हिंसा का माहौल कर रहे हैं पैदा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देते हुए पोस्ट किया। जयशंकर ने लिखा कि उनका जीवन और शिक्षाएं हमें करुणामय बनने और धार्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती रही हैं। भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की घोषणा हो चुकी, जहां 19 को नामांकन पत्र भरा जाएगा, वहीं 20 तारीख को भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे संसदीय पैनल की वैधता को चुनौती दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 30वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। दिल्ली में 30वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने
उत्तरायण की शुभकामनाएं देते हुए उत्तरायण का ये पर्व पूरे देश में अलग नाम से मनाया जाता है। इसी महोत्सव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर हम सबको भारतीय संस्कृति से जोड़ने वाला है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आज आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी। स्थानीय चुनाव में इस बार मुंबई में कई जगहों पर ठाकरे बंधुओं बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक मुंबई नगर निगम में बीजेपी 11 सीटें, शिवसेना ठाकरे 7, शिवसेना 5 और मन से 3 जगहों पर आगे। पनवेल महानगर पालिका में भाजपा उम्मीदवारों की बढ़त। वार्ड क्रमांक 17 के चारों उम्मीदवार विजयी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना किया शुरू। 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज संसद के प्रति जन भागीदारी और सदस्यों की सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में देश विदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जिसमें विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने पर दिया जाएगा जोर। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर संसद भवन परिसर में कल्चरल बाजार लगाया गया। इस बाजार में कुल 22 स्टॉल लगाए गए हैं। सम्मेलन में आए डेलीगेट प्रदर्शनी के जरिए भारतीय उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जान रहे हैं। शिल्पकारों के लिए एक बड़ा मंच इस तरह के बाजार के जरिए उपलब्ध करवाया गया। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के SIR की समय सीमा बढ़ाई। ये प्रक्रिया 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है। आयोग ने निर्देश दिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा और आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले पाएं। भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच आज मुलाकात। इस दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर तकनीक, नवाचार जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन। IMF ने आगे कहा कि तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से बेहतर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से पूरे बिहार में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और आकलन करने के लिए समृद्धि यात्रा शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में लाडली बहन सम्मेलन के दौरान लाडली बहना लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। NCR में सुबह के समय घना कोहरा, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध की परत, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम, सीधा असर पड़ रहा है यातायात और हवाई उड़ानों पर। असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मंगलवार तक कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ। वहीं हरियाणा के करनाल में शीतलहर। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के रिहर्सल के दौरान जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का नजारा देखने को मिला। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में खुले। इस दौरान सेंसेक्स 83,670 और निफ्टी 25,696 पर खुला। नीति आयोग ने MSME क्षेत्र में दक्षता हासिल करने से शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकारी सहायता को मजबूत करने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस दौरान नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने MSME को भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन बताया और वित्त, कौशल, प्रौद्योगिकी और वैश्विक जुड़ाव से सुधार की सिफारिश की। वक्त ब्रेक का है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच और अमेरिका के साथ ट्रेड डील की पहली किस्त को लेकर सहमति लगभग बनी और इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ में राहत मिलने की संभावना, हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर की कोई तय समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। सरकार ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने और कामकाज को तेज करने के लिए इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज नाम की एक नई एआई पहल की शुरुआत की है। इसका मकसद एआई के जरिए डिजिटल समाधान तैयार करना जो वित्तीय रिपोर्टिंग की जांच को आसान और तेज बनाए। ये पहल एनएफआरए और इंडिया एआई की साझेदारी से शुरू की गई। वर्ष 2026 में दुनिया भर में एआई पर खर्च करीब 2.52 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 44% अधिक। केंद्रीय बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत में अगले 7 साल के दौरान उत्पादन, पारेषण और भंडारण सहित बिजली क्षेत्र में कुल 500 अरब डॉलर की निवेश की संभावना। साल 2025 में भारत में कोयले में बनने वाली बिजली में कमी दर्ज की गई। इसकी वजह सौर, पवन और जल जैसी स्वच्छ ऊर्जा का तेजी से बढ़ना। सीआरईए और कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ने से कोयला संयंत्र कम चले, जिससे प्रदूषण घटा, भविष्य में बड़े ऊर्जा बदलाव के संकेत। भारत का व्यापारिक निर्यात दिसंबर में बढ़कर 38.51 अरब डॉलर हो गया, जो कि नवंबर में 38.13 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश का दिसंबर का सर्विसेज निर्यात तब 35 अरब डॉलर के पार और आयात 17.38 अरब डॉलर रहा, जिसमें सर्विसेज ट्रेड सरप्लस 18.12 अरब डॉलर। सरकार की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के चलते भारत से स्मार्टफोन का निर्यात करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले 5 साल के कुल निर्यात में लगभग 38% है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका। 99% से ज्यादा मोबाइल फोन अब मेड इन इंडिया। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 8.1 अरब डॉलर पर पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की चौथी तिमाही में रियल एस्टेट में विदेशी निवेश बढ़कर 1.54 अरब डॉलर पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 10 गुना अधिक। सेबी के चेयरमैन तोइन कांत पांडे ने कहा कि सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दायर निपटान अर्जी पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। गूगल ने भारत में गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय एआई आधारित स्टार्टअप्स को लोकल से ग्लोबल बनाने में मदद कर रहा है। दुनिया भर में कड़े विरोध के बाद एलन मस्क की अगुवाई वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक को आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाले फीचर के साथ किया बंद। एक्स ने कहा कि अब तस्वीर बनाने और एडिट करने की सुविधा केवल पेड सब्सक्राइबर्स तक सीमित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन डारजी ने अमेरिकी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान में अशांति को हिंसा में बदलने में सीधे हस्तक्षेप किया और इसे छिपाने के लिए झूठ और गलत जानकारी फैलाई। गुलाम हुसैन डारजी ने स्पष्ट किया कि ईरान ने ना तो तनाव बढ़ाना चाहता है और ना ही टकराव, और सभी परिणामों की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो ऐसे काम करेंगे। वहीं यूएन में अमेरिकी दूत माइक वॉल्स ने ईरान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ईरान सरकार पर सवाल उठाए। माइक वॉल्स ने कहा कि शासन ही ईरानी लोगों की आर्थिक बदहाली और उनकी आज़ादी के दमन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वो गाजा में गठित नवनियुक्त फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार का समर्थन करते हैं जो गाजा के संक्रमण काल के दौरान शासन की जिम्मेदारी संभालेगी। ट्रंप ने कहा कि इस नई फिलिस्तीनी नेतृत्व व्यवस्था का उद्देश्य गाजा में स्थिरता लाना, शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करना, और उन्होंने कहा कि ये नेता शांति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। वेनेजुएला की विपक्ष के नेता मारिया कोरिना मचारो ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया। मचारो ने इस मुलाकात को उत्कृष्ट बताया और कहा कि ये वेनेजुएला की स्वतंत्रता के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता को मान्यता देने का संकेत। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश के हाइड्रोकार्बन कानून में सुधार का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों में निवेशकों को नए और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने में आसानी होगी। डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि तेल से प्राप्त धन श्रमिकों और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। अमेरिका के अनुसार तेल बिक्री से लगभग 50 करोड़ डॉलर पहले ही अमेरिकी नियंत्रित बैंक खातों में जमा हो चुके। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होने के महज 1 महीने के भीतर ही सोशल मीडिया कंपनियों ने करीब 50 लाख नाबालिग खातों को निष्क्रिय किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने बताया कि 10 सितंबर से लागू कानून के तहत अब तक लगभग 47 लाख खाते हटाए जा चुके हैं। कानून का पालन न करने पर कंपनियों पर 49% से ज्यादा मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। दक्षिण कोरिया में गंगनम जिले के गुरयोंग गांव में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए लगभग 300 दमकल कर्मी, 85 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। दमकल अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर 47 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने कॉलेज और चीनी पेशेवर बास्केटबॉल मैचों में सट्टेबाजी में हेराफेरी के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। अभियोग में NCAA के पूर्व खिलाड़ी और एक पूर्व NBA खिलाड़ी और सट्टेबाजी से जुड़े लोग शामिल। अधिकारियों के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश 2022 से चल रही थी। इसमें रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम शनिवार को अगले मुकाबले में बांग्लादेश के सामने उतरेगी। पहले मैच में अमेरिका को दी शिकस्त। अमेरिका के खिलाफ हैनिल पटेल ने 5 विकेट लिए। हैनिल पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 107 रन बनाकर ऑल आउट। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की सीजन की अपनी पहली जीत। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। अंक तालिका में 5वें स्थान पर है यूपी की टीम। महिला प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। गुजरात के सामने शीर्ष पर चल रही आरसीबी को रोकने की चुनौती। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा कि ऑलराउंडर बनाने के लिए सब्र रखना जरूरी। नीतीश रेड्डी पर कहा कि उन्हें अभी और वक्त दिए जाने की जरूरत। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन तेज हो गया। प्रतिष्ठित ट्रॉफी अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासतौर पर दिखाई गई। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में सामना चीनी ताइपे ली चुनयी से होगा। एचएस प्रणॉय को इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को सिंगापुर के लो कीन्यू ने हराया। महिला सिंगल में मालविका बंसोड़ को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को चीन की हान यू ने 61-21-15 के अंतर से हराया। सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडिया ओपन से अपने अभियान के खत्म होने पर कहा कि लय की कमी के चलते उन्हें इंडिया ओपन से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। हॉकी इंडिया लीग पुरुष JSW सूरमा ने दर्ज की अपनी पहली जीत। HIL GC को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच में किए 2 गोल। बार्सिलोना की टीम ने कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रेसिंग डे सेंटेनर को 2-0 से हराया। मैच में फेरान टोरेस और लामे ने यमन ने किए गोल। स्पेन के डोविडोविच फोकिना ने एडलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर आज वो फ्रांस के उगो हम्बर्ट के साथ करेंगे सामना। अमेरिका के टॉमी पॉल को सेमीफाइनल में हार चेक गणराज्य के टॉमस मिशेक ने दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले मेलबर्न में खेले गए प्रदर्शनी मैच में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के फ्रांसिस टिफोए को दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ आया सामने। नोवाक जोकोविच और जानिक सिनर एक
ही हाफ में। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालैंका फ्रांसीसी वाइल्ड कार्ड एंट्री टांसियो के खिलाफ करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।